चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर वेक्टर का। तो चलिए हमने इसको कहाँ छोड़ा था? आपका हमने कहा था कि पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपके वेक्टर के मैग्नीट्यूड में और ना ही डायरेक्शन। ठीक है? कल अच्छे से बताया था ना? व्हेनेवर वी नीड वी कैन पैरेलली शिफ्ट एनी वेक्टर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, देन वी कैन से वेक्टर विल डज नॉट चेंज। है ना? हमने इस तरह से एक वेक्टर लिया, इसको उठा के इधर लिया, कहीं पे भी लिया मैं इस तरह से, इसकी डायरेक्शन इधर ही है, ये मैग्नीट्यूड इतना ही है, तो आप पैरेलली शिफ्ट कीजिए, वेक्टर आपका चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए, अब मैं कह रही हूँ आपसे कि अगर मैं कोई वेक्टर है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किसी नंबर से। मान लीजिए मेरे पास एक ए वेक्टर है, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके मैग्नीट्यूड को मैंने बढ़ा दिया है, इसके मैग्नीट्यूड को मैंने बढ़ा दिया है। क्यों? इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ये 2 ए हो गया, मतलब जो पहले था ए, उससे डबल ये 2 ए नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। और डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर मैं इसे आधा कर दूँ, मैं कह देती हूँ आपको, मुझे लिख के दिखाओ, जो ए वेक्टर है मैंने उसको हाफ कर दिया है। क्या करेंगे आप? हाफ कर दिया मतलब उसका मैग्नीट्यूड आधा कर दिया है, तो आप मुझे कुछ ऐसा वेक्टर देंगे इन द सेम डायरेक्शन। हाफ हाफ नहीं लगाना है, देखो, हाफ कर दिया है, तभी हाफ नहीं लगा, कोई बात नहीं है, हाफ कर दिया है, और आप मुझे कैसे वेक्टर दे देंगे कि आधा, इसका आधा बना के वेक्टर मुझे आप दे देंगे। और वही मैं कह दूँ कि 2 कर दिया, तो आप मुझे इसका डबल 1 करके दे देंगे, एज़ यू कैन सी है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ, मैंने इसका ये जो आपका ए वेक्टर है, आपका ये जो ए वेक्टर है, इसमें अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई कर दूँ, डन, क्या कहोगे? अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आपका ए वेक्टर को क्या कहोगे? पता है, जब भी हम माइनस से इंटू करते हैं, तो आपका जो वेक्टर की डायरेक्शन है, वो जस्ट अपोज़िट हो जाती है। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपका जैसा था, ए था, वो ए ही रहा। इसको क्या लिखोगे आप? इक्वल्स टू में माइनस ए वेक्टर, तो जो आपका मैग्नीट्यूड है, वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। 1 मिनट, जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस तरह से। डायरेक्शन उल्टी हो गई, जस्ट उल्टी हो गई, है ना? ठीक है? अगर मैं कहूँ 2a माइनस 2a, जो आपका पहली बात तो देखो, ये देखो कि नेगेटिव आ गया, तो डायरेक्शन उल्टी होगी, और 2 से इंटू भी करा गया है, तो मतलब 2 गुनी मैग्नीट्यूड के साथ उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा इस वेक्टर का, इस तरह से। ठीक है? एज़ यू कैन सी हियर, हमने करा, इसका माइनस कर दिया, माइनस लगा दिया बेसिकली इसमें। इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो इधर, एक ए वेक्टर है, उसको मैंने 2 से इंटू कर दिया, तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया मैंने आपके लिए, तो उसका जो हमने कल क्या पढ़ा था कि ये जो इसका डंडा है, ये जो इसका ये लाइन है, उसको क्या बताता है, ये पूरी चीज़, ये पूरा टेल क्या बताती है? इसका मैग्नीट्यूड बताती है, और ये एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। हमने कह दिया कि इसका मैग्नीट्यूड मैंने बढ़ा के क्या कर दिया, जो पहले 1 था अब 2 कर दिया, तो क्या ये जो टेल है आपका, जो इतना बड़ा डंडा है, वो क्या बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ जाएगा। वही मैंने हाफ कर दिया, तो ये हाफ हो गया। अच्छा जी, अब मैंने क्या करा, इसमें माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, तो ये डब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। जब अगर किसी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, वो अपनी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर लेता है 180 डिग्री से। ये इधर देखो, अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ, अच्छा भाई, देखो, मैंने करा, ये देखो मैं बना के दिखाती हूँ, ये मैंने एक बनाया वेक्टर, और इसी को मैंने क्या करा, 180 डिग्री से रोटेट कर रही हूँ, देखो 180 डिग्री, देखना, इस पे लिखा हुआ आएगा 180 180 180 180 180, ये रहा। इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, जस्ट अपोजिट होगी इसकी डायरेक्शन। तो ये तो अच्छा गुड एग्जांपल हमें मिला कि हाँ जी, हमारा जो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर्स में, तो हमारी जो डायरेक्शन होती है, वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। ठीक है? इधर भी ठीक है, करते रहोगे। इसमें देख लो, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया, तो पढ़िए। अगर मैं किसी वेक्टर को 3 से, मतलब मैग्नीट्यूड, मैंने किसी भी नंबर से, मतलब है ना, अगर मैं किसी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, एंड डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है? वही कह रही थी मैं। अगर मैं किसी वेक्टर को -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैग्नीट्यूड तो आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। है ना जी? ठीक है, बात खत्म होती है इस पे। इसका एग्जांपल और देख लो, मैंने कहा आपको एक दे दिया कि जो एफ वेक्टर है आपका, उसको मैंने 10 न्यूटन नॉर्थ में दे दिया। ठीक है, अब मुझे आप ये 2 चीज़ ड्रॉ करके बता दीजिए कि आप, मैं उसका मैग्नीट्यूड डबल कर रही हूँ और एक कह रही हूँ ट्रिपल कर रही हूँ विद माइनस साइन। तो बताइए मुझे क्या देंगे आप? ये मान लीजिए आपका नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड द साउथ ईस्ट वेस्ट। आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एफ है, वो है आपका नॉर्थ में, वो भी कितने मैग्नीट्यूड के साथ? 10 के साथ। तो मैं कोई और नंबर ले लूँ, ये रहा, ये लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका जो गिवन है, मैंने उतना बना के दे दिया आपको। अब वो क्या कह रहा है, देखो पढ़ो इसको। मैंने 2f कर दिया, ये मान लीजिए अभी आपको गिवन नहीं है, गिवन नहीं है ये आपको। ठीक है, ये गिवन नहीं है आपको, तो अब मैंने क्या कर दिया, इस f को 2f कर दिया। अब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में माइनस वगैरह तो नहीं है, बस इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, तो जैसा था ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो मैं इसी में इसको करके दिखा दूं, इस तरह। ठीक है, नॉर्थ में, समझ गए? अब हमसे कह रहा है कि 3 टाइम्स और विद नेगेटिव साइन, तो क्या नेगेटिव साइन जस्ट अपोजिट इसके, और उसका जो मैग्नीट्यूड है 3 टाइम्स हो जाएगा। तो कैसे बना दूं मैं, इस तरह से बना दूं कुछ, ये रहा, देखो कितना अच्छे से क्लियरफाई हो रहा है इधर, सब अच्छे से क्लियर हो रहा है इधर। कुछ गलत तो नहीं है अब इसमें, बताओ? कुछ ऐसा तो नहीं है जो समझ में ना आए, ऐसा तो कुछ है नहीं। आई गेस इतना सिंपल सी चीज़ है कि जो भी, अगर आपसे जिस भी वेक्टर में आपसे जिस चीज़ का इनको कर दिया, मान लीजिए 2 का कर दिया, तो उस 2 को आप उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए, उसका डंडा बढ़ा दीजिए, उसे खींच दीजिए। अगर कुछ भी समझे तो उसे खींच दो, 2 गुना खींच दो उसे, बस। 2 से इंटू करा है, मान लीजिए आपको 3 से इंटू कर दिया है,
इसे 3 गुना खींच दो, 3 गुना खींच दो और आपको माइनस साइन लगाया तो जस्ट उल्टा कर दीजिए इसे इस तरह से, ठीक है? साउथ में हो जाएगी फिर इसकी डायरेक्शन। देखो इधर बनाया ना हमने, नेगेटिव का उल्टा साउथ, सॉरी नॉर्थ का उल्टा साउथ, है ना? देखते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल्स कैसे पता लगाते हैं कि उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा होगा। तो इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले आप देखिए जो आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, इस तरह से मान लीजिए या इसको मैं इधर ले आऊँ, ठीक है? तो मुझे ये बताइए आप, चलो इसको मैं कहती हूँ, इस वाले को कहती हूँ मैं ए वेक्टर और इसको कहती हूँ मैं बी वेक्टर। जो आपका जो आपका ए वेक्टर है, उसका हेड देखो और जो आपका बी वेक्टर है, उसका टेल देखो। हेड और टेल मिले हुए हैं और हमें जब 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए होता है ना, तो आपको हेड टू हेड मिलाना होता है या फिर टेल टू टेल मिलाना होता है। तो फिर मैं क्या करूँ ऐसा कि इन दोनों के हेड टू हेड या टेल टू टेल ऐसे मिल जाए? क्या मैं इसको इस तरह से पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर दूँ? ठीक है? या फिर मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि दोनों के दोनों हेड मिला दूँ मैं। क्या मैं इसको पैरेलली इस तरह से शिफ्ट कर दूँ? देखो, थोड़ा-सा ठीक है, ये। तो ज़्यादा ये मुझे कोई सा भी करो, मैंने टेल टू टेल आपका जॉइन कर दिया है इन दोनों को। और जो भी एंगल, जो भी थीटा होगा, वो हमें पता लग जाएगा इधर क्या है, ठीक है? और देखो, ये वाला थीटा लेते हैं हम हमेशा, ये वाला थीटा। कभी आपको ये वाला क्वेश्चन में दे रखा हो? नहीं बेटा जी, हमेशा जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हो सकता है 2 वेक्टर्स के बीच में हम वो लेते हैं, बड़ा वाला नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते, ठीक है? ये वाला छोटा इन दोनों के बीच इसलिए लिया, आप कोई कहे कि दोनों टेल टू टेल तो जुड़ गए हैं, क्या हम ये वाला नहीं ले सकते? हाँ जी, बिल्कुल नहीं ले सकते, वो गलत माना जाएगा। क्योंकि आपका जो थीटा है वो 0 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए 2 वेक्टर्स के बीच में, ठीक है? अब आगे बढ़ते हुए किस तरह से तो आप निकाल लोगे। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए मैंने आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन, मान लो ये रहा, है ना? ये आपका कोई एंगल, सॉरी ये कोई आपका वेक्टर बी है मान लीजिए और ये कोई वेक्टर आपका ए है मान लीजिए, ठीक है? ठीक है जी। तो मुझे इसमें ये बताइए अब आप, इन दोनों के बीच का एंगल, क्या ये मैं बोल दूँ 180 माइनस 60 क्या ये होगा? अब जिसने 120 कहा भाई, वो समझे नहीं है फिर। बेटा जी अभी हेड टू हेड और टेल टू टेल कहाँ जुड़ी हुई है? इनकी हेड या टेल जुड़ी हुई है? हेड हेड जोड़िए या फिर टेल टेल जोड़िए, ऐसे नहीं जुड़ेगा। एक को आपको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं इसको पैरेलली आगे शिफ्ट करूँ, देखो ये रहा। इस तरह से ये दोनों के दोनों जुड़ गए। इनके बीच का एंगल जो हो गया ये, वो आपका 60 हो गया, 60 हो गया। अगर आपको ये नहीं करना, हेड टू हेड तो जोड़ दीजिए आप। ये देखो इस तरह से, ये लो। क्योंकि ये अब कोई कहे कि एंगल कैसे देखेंगे बेटा, ये इस तरह से था, ये नीचे यूँ शिफ्ट हुआ है, ये अल्टरनेटिंग एंगल हो गया, 60 का 60 ही रहेगा वो। इस तरह से नहीं लेंगे आप, 300 नहीं होगा ये आपका, ठीक है? सबसे छोटा एंगल लेते हैं, कोई बोलेगा 300 कैसे बोल दिया मैंने, 160 में से माइनस करिए बोला 300। तो आप कैसे भी कर लो, मैं इसको आगे सरका दूँ या फिर मैं हेड टू हेड मिला दूँ या टेल टू टेल मिला दूँ। मैंने टेल टू टेल मिला दिया और आपका एंगल जो हो गया इसमें 60 डिग्री हो गया है, ना कि 120। अगर कोई इस तरह से बोले कि मैं 120 बोल दूँ, नहीं, आप पहले टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड इन्हें जोड़िए, देन इसमें एंगल देखिए क्या बन रहा है इन दोनों के बीच में, छोटा एंगल, बड़ा एंगल नहीं, ठीक है? ठीक है। अब वही मैंने एक और आपको क्वेश्चन दे दिया ये, ठीक है? अब मुझे आप बता दो इसमें से इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? क्या 60 डिग्री है इन दोनों के बीच में एंगल? हाँ, सोचो, नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया कि ये हेड टू हेड या टेल टू टेल नहीं मिले हुए। क्या मैं इसको पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ? क्या मैंने कोई डायरेक्शन चेंज करी, मैग्नीट्यूड चेंज करा? नहीं। अब इनके बीच में एंगल क्या होगा? ये कितना था? ये 60 डिग्री और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब 180, 60 में से 180 में से 60 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके लिए? 120 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया है, ठीक है? समझ गए? 240 नहीं होगा इसमें, 360 में से माइनस करके इसने कहा कि लार्ज एंगल ले लो, नहीं, स्मॉलेस्ट एंगल लेंगे, 120 आएगा इसका आंसर, ठीक है? अगर कोई कहे नहीं जी मुझे हेड टू हेड दिखाइए, तो लो जी हेड टू हेड ले लो। एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि अब एंगल इधर 180, ये पूरा का पूरा 180, ये हो गया आपका 60, तब भी इन दोनों के बीच में एंगल 120 ही रहेगा। समझे? तो कैसे भी कर लो आप, कुछ भी रखिए, हेड टू हेड रखिए कि टेल टू टेल रखिए, इनके बीच का एंगल चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है? पर हाँ, दोनों हेड टू हेड होने चाहिए या फिर टेल टू टेल होने चाहिए, दोनों वेक्टर्स, ठीक है? यही इस पूरी स्लाइड में कहा गया है, ये दोनों चीजें थी बस ये, ठीक है? समझ गए? अब आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन है, उसमें से फाइंड कीजिए इनके बीच में एंगल क्या होगा। मैंने इरेज कर दिया, चुपके से। चलो बताओ अब मुझे क्या क्या एंगल होगा। ये दोनों के दोनों आपको दिख रहा है? बताओ। क्या जो आपका बी वेक्टर है और ए वेक्टर दोनों टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड है? दिख रहा है कि टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है? समझ रहे हो? अब इसमें देखो, अब आप, ये अच्छा है अगर कोई, वैसे अच्छा तो बहुत ही सिंपल चीज है, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो फिर वो ये कुछ भी नहीं बता पाएगा कि क्या चल रहा है इधर। ये बताइए, दोनों आपके जो वेक्टर्स हैं वो हो चुके हैं पैरेलल, दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल हो चुके हैं। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये आपका एक ए वेक्टर, ठीक है? ये जो आपका बी वेक्टर, ठीक है? अब मैं इसको देखूं, इनको हेड टू हेड जोड़ने की कोशिश करूं या टेल टू टेल जोड़ने की, इस तरह से कोशिश करूं, इन दोनों के बीच में एंगल बता दो क्या होगा। चाहे लो इसका कलर चेंज कर देते हैं। अरे आइए भाई, ये लीजिए कलर चेंज कर दिया हमने।
अब मैं इसके ऊपर हेड टू हेड जोड़ने की कोशिश करूँ या फिर टेल टू टेल जोड़ने की कोशिश करूँ, क्या मुझे आप बता सकते हैं जो इनके बीच में एंगल है, वो कैसा है? बताओ। ये बेचारा छुप जो गया है इसके बीच में, ये रहा, इस तरह से देख लो। देखो, क्या एंगल है इन दोनों के बीच में बेटा जी? 0 है, 0 कुछ है ही नहीं इन दोनों के बीच में, ये दोनों पैरेलल हैं, है ना? बहुत सिंपल सी चीज़ है, पैरेलल हैं ये दोनों। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको तो वो दोनों वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं एंड इनके बीच का एंगल कुछ है ही नहीं, मतलब 0 है। ठीक है? ठीक है। अब मुझे इसमें बता दीजिए, ये आपका कुछ बी वेक्टर दे रखा है, ये आपका ए वेक्टर दे रखा है। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, इधर इनके जो टेल्स हैं, वो मिले हुए हैं। तो बताओ, अब क्या होगा इसमें एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच में? बताओ। 180 नहीं हो जाएगा? पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इन दोनों के टेल्स जुड़े हुए हैं, तो आपको देख के खुली आँखों से 180 नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है। अब इसमें तो गिवन ही है देखो, दोनों का हेड टू हेड, एक आपका कोई ए वेक्टर है, कोई आपका बी वेक्टर है। दोनों के दोनों हेड से जुड़ी हुई हैं, या फिर आप कह लें इसे, अगर इसको मूव करा के आप इधर लेके जाएँगे, तब भी ये आपका 60 डिग्री ही देगा। तो इसका एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब ये तो छोड़ो, ये आपने कुछ अच्छे से क्वेश्चन, ये आपका पूरा दे रखा है, ठीक है? एक बार निहारो इस डायग्राम को पूरा अच्छे से। आपका ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है एंड दिस इज योर सी वेक्टर। अब मुझे आप इनमें बताइए कि आपके ए और बी के बीच में क्या एंगल बन रहा है? ज़रा देखो। ए वेक्टर कहाँ है आपका? ये रहा। बी वेक्टर कहाँ है आपका? ये रहा। तो आपका हेड टू हेड आपको दिख रहा है कि हेड टू हेड ये जुड़े हुए हैं। तो क्या इनके बीच का एंगल जो था वही हो जाएगा? यही हो जाएगा 180, सॉरी 80। तो इसका एंगल 80 ही हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अब बी और सी के बीच में बता दीजिए मुझे ज़रा। कैसे लोगे बताओ? आपका बी ये रहा। अरे कहाँ पहुँच गए भाई? क्या हो गया? सॉरी। आप इस बी को देखिए। देखो कौन सा सेकंड वाला पूछ रहा है ना, बी और सी के बीच में बताओ मुझे कितना एंगल होगा। अब आप बी को देखेंगे ये इस तरह से, आप सी को देखेंगे इस तरह से। क्या दोनों के बीच हेड या फिर टेल का कुछ ऐसा दिख रहा है? जुड़े हुए हेड या हेड से, टेल या टेल से नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप शिफ्ट कीजिए इस वाले या कोई से भी एंगल को शिफ्ट करो। हेड टू हेड जोड़िए, टेल टू टेल जोड़िए। मैंने इनको टेल टू टेल जोड़ दिया है। क्योंकि अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और इसमें मुझे दे रखा है ये 40 है, 40 डिग्री। तो क्या मैं 180 में से माइनस करके इस एंगल को नहीं बता सकती? बिल्कुल बता सकती हूँ, 140 डिग्री। ये आपके इन ए बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। सिंपल। इसमें भी इतना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है? ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ए और सी के बीच में बता दो। अब भाई दिख रहा है आपको टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट 60 बोल देंगे। ठीक है? 60 बोल देंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हुए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या चीज है? यही मेन चीज है। क्या मतलब है इसका? कि आपके पास कोई एक वेक्टर है, देन दूसरा वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट उसको जोड़ के ए और बी को जोड़ के हमें सी मिला। मतलब कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मैं समझ गई। अब देखो, मतलब इसका ये कहने का, मान लीजिए आपके पास कोई ए वेक्टर है, उस जहां से शुरू हुआ वो ए वेक्टर, देन जहां पे खत्म हुआ उसके बाद ही जो आपका बी वेक्टर है वहां से शुरू हुआ, देन वो खत्म हुआ। ठीक है? जहां से आपका ए वेक्टर शुरू हुआ था मैंने वहां से एक लाइन खींची, और जहां से आपका बी वेक्टर खत्म हुआ है वहां तक मैंने उसको जोड़ दिया, ये आपका सी मिल गया, मतलब रिजल्टेंट मिल गया मुझे, इन दोनों का सम मिल गया। यही होता है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या मतलब? कि जहां से आपका एक वेक्टर खत्म हुआ है वहां से आपका दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया, मैंने इनका रिजल्टेंट निकाल दिया। मतलब मैंने इसको कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ के देखा, सबसे स्मॉलेस्ट जो मुझे डिस्टेंस मिली वो मुझे सी मिली। इसका मतलब ये लॉ ये कहता है, मैंने ए वेक्टर को प्लस करा और बी वेक्टर को प्लस करा, मुझे मिला आपका सी। इसी को कहते हैं आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नहीं समझ में आओगे? देखो अब ये और देखते हैं हमने कैसे लिखा है, कौन किसके इक्वल आएगा, कैसे किसको जोड़ा है, देन इसमें ये वाले 5 क्वेश्चन आप करना, मैं कराऊंगी। ठीक है? मान लीजिए आपका कोई पी वेक्टर है, ये जहां से स्टार्ट हुआ देखो, देन दूसरा वेक्टर शुरू हो गया। अगर मैं इससे कहूं, मैं अगर ये वाला लाऊं, आपको नहीं पता यहाँ से कहां से स्टार्ट करना है, मैं कह रही हूँ ये वाला वेक्टर लिया मैंने, वेक्टर आर, मैंने कहा ये वाला वेक्टर शुरू करा, बट ये तो इसने दूसरा खत्म कर रहा है, इधर नहीं, दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं ये वाला लेती हूँ तो ये दूसरा खत्म हो रहा है इधर। तो मैं पी लिया इसलिए कि वेक्टर पी मैंने शुरू करा, देन खत्म हुआ। जहां मुझे पी खत्म हुआ आपका, वहां पे मुझे वेक्टर क्यू मिला, वेक्टर क्यू वहां से शुरू हो रहा है, देन जाके खत्म हो रहा है वो इधर। तो जहां से शुरू करा, देन दूसरा वेक्टर जैसे शुरू करा, देन खत्म हुआ, देन दूसरा वेक्टर वहां से शुरू हो गया, देन आके खत्म हुआ। मतलब इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इनका रिजल्टेंट आर नहीं हो गया। अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी एक और एग्जांपल लेते, पहले ये समझ लो, ये समझ गए ना? पी और क्यू को प्लस करा तो मुझे आर मिला। अगर नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल देखते, जितने एग्जांपल देखो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी अपने आप ही। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है? ये शुरू हुआ यहाँ से, देन एक दूसरा वेक्टर सी है, जहां से ए खत्म हुआ वहां से सी स्टार्ट हो गया। तो ये दोनों को, अगर इनका जहां से ये ए शुरू हुआ और जहां पे बी खत्म हुआ, इन दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं मिला दूं, मुझे वेक्टर बी मिल जाएगा। मतलब मैंने वेक्टर ए और वेक्टर सी को प्लस करा तो मुझे वेक्टर बी मिला। अब नहीं समझ में आया तो देखो इधर से क्वेश्चन करते हैं, इधर से समझ में आएगा क्योंकि इधर लिखा नहीं हुआ है, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। बताइए। अब देखो वेक्टर ए को, इसको देखो, चलो वेक्टर ए को देखो। क्या वेक्टर ए शुरू हुआ देन खत्म हुआ, तो उसमें हमें दूसरा एक और खत्म वाला मिल गया।
जो आपका सी वहाँ पे खत्म हो रहा है, नहीं, हमें देखना है ऐसा कौन सा वेक्टर जो शुरू होके खत्म हो रहा है, देन उसके बाद एक और वेक्टर शुरू हो रहा है, देन खत्म होगा। ये बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स योर वेक्टर ए। इधर क्या लिख देते हैं फिर हम, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी गिव यू योर वेक्टर ए। देखो क्या है इसमें, अगर नहीं फिर से समझ में आया, एक और लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए अब इस तरह से देखना है, मतलब एक ये आपको कह दो, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा कौन सा जो पहले हेड, पहले आप देखो इधर, पहले उसकी टेल देन हेड, फिर आपकी टेल देन हेड, ऐसा कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, देखो पहले टेल देन हेड, फिर टेल देन हेड। अगर मैं इसे देखूं पहले टेल देन हेड, दोनों हेड हेड आ गए, नहीं, पहले पूंछ देखिए फिर सिर देखिए, फिर पूंछ देखिए फिर सिर देखिए, ये नहीं कि पूंछ देखा सिर देखा फिर से सिर टकरा गई, नहीं, ऐसे देखना है बेटा जी, ऐसे नहीं देखना। जिसको समझ नहीं आया, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप पहले पूंछ देखिए फिर उसका सर देखिए, फिर से आप पूंछ देखिए फिर सर देखिए, ऐसे नहीं करना कि आपने पहले पूंछ देखी फिर सर देखी, ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा है, बट फिर से सर आ गया, दोनों एक साथ नहीं आनी चाहिए चीज। या फिर आप इधर से देख रहे हो, हाँ इधर से देख लो कि मैं इससे कर देख रही हूँ, चलिए पहले पूंछ आई फिर सर आया, पर इसमें भी इनका सर टकरा गया, है ना, ऐसे नहीं करना, इस तरह से, इस तरह से क्या, पहले आप देखिए कि पहले पूंछ आ रहा है फिर सर, फिर पूंछ आ रहा है फिर सर, ऑल्टरनेटिव चल रहा है, पहले टेल देन हेड, पहले टेल, फिर पहले टेल देन हेड, फिर टेल देन हेड। उन दोनों वेक्टर्स का सम इस तरह से हमें वो जो आपको इस तरह से दे रखा है, मतलब वो रिजल्टेंट ये बन जाता है। क्या हो जाएगा इसका मतलब कि जो आपका ए वेक्टर है, जो आपका ए वेक्टर है प्लस सी वेक्टर गिव यू योर पी वेक्टर। अभी समझ नहीं आया, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। अब देखो सीक्वेंस को पकड़ो, पहले देखो टेल, फिर देखो हेड, फिर देखो टेल, फिर देखो हेड, मिल गया, और इनके बीच ये इस टाइप का आपको मिल गया। अपने आप ही शॉर्ट टेस्ट लाइन खींच दीजिए, इनको मिलाने वाली, वही आपका रिजल्टेंट बन जाता है। अगर इस तरह से देखो, अगर इस तरह से देखते हो कि ये देख लूं मैं कि इससे, चलो शुरू करते हैं, चलो टेल आया फिर हेड फिर से नहीं आना चाहिए ना, टेल आता तो बात सही थी, ये गलत हो गया, तो हम इधर से देखती हूँ, चलो पहले टेल फिर हेड, फिर से टेल आ गया, नहीं, तो सीक्वेंस कैसा हुआ, पहले टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड। अब इन दोनों को जो आपका पी वेक्टर है जहां से शुरू हुआ, देन आप क्यू वेक्टर वहां से खत्म हुआ, इस तरह से जो रिजल्टेंट बताएंगे वहां से आप इन दोनों को, तो रिजल्टेंट के लिए एक चीज याद रखना, जिससे टेल से टेल जोड़ना और हेड से हेड जोड़ना, ये गलती मत कर देना कि उल्टा जोड़ दो, ठीक है, समझे ना। ये आपका पहले हेड, पहले टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड, फिर आपको सबसे शॉर्टेस्ट लाइन ऐसे करके जोड़नी है, और हेड के हेड जोड़ना है, टेल का टेल जोड़ना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या मिलेगा इसमें हमें, कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर गिव्स यू क्या है, ये आर वेक्टर। ठीक है जी, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आया, फिर से दो क्वेश्चन लास्ट की, अब तो समझ ही जानी चाहिए। देखो सीक्वेंस पकड़ो, फटाफट से सीक्वेंस पकड़ो, पहले टेल फिर हेड, फिर टेल फिर हेड, टेल टेल हेड, ठीक है। कोई कहे कि मैं इस तरह से लूं कि टेल हेड पर एक टेल टकरा गया, हेड टकरा गया, नहीं, तो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव यू सी वेक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, ए प्लस बी वेक्टर गिव्स यू सी वेक्टर, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आया, फिर से एक लास्ट चांस भाई, समझ लेना, पकड़ो सीक्वेंस पकड़ो, फटाफट से देखो कहाँ पे पकड़ा जा रहा है। और हाँ, इधर कैसे ज्वाइन करोगे, हेड टू हेड, जो आपका रिजल्टेंट बनेगा उस पर देखो। आपने देखा सीक्वेंस पकड़ लिया कि आपने देखा इधर टेल है, फिर आपको हेड मिल गया, फिर देखा टेल है, फिर आपको हेड मिल गया। इससे पहले सबसे पहले इस तरह से लाइन खींच देना, और टेल को टेल के साथ जोड़ना, हेड को हेड के साथ जोड़ना, रिजल्टेंट आपका, ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया, लास्ट चांस समझने का, आप सबसे पहले पकड़िए टेल, कोई सी भी पकड़ लो, है ना, मैं चलो ये पकड़ रही हूँ। अब देखो टेल इस तरह से लिख लो, टेल हेड, है ना, इस तरह से सीक्वेंस आना चाहिए, ठीक है। अब देखो टेल हेड, पर हेड आ गया, पर हम तो टेल चाहिए थी, ये वाला गलत हो गया। चलो यहाँ से पकड़ के देखूं, बेटा उल्टा एरो की तरफ मत भाग जाना, जहां से एरो है वहां से जाना, तो मैं इधर से पकड़ के देख रही हूँ, ठीक है। हेड सॉरी टेल हेड 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 टकरा गए, गलत हो गया, मैं यहाँ से देख रही हूँ, टेल हेड, मतलब ये आपके दो वेक्टर हैं जो कि इस तरह का रिजल्टेंट देंगे आपको। आप टेल टू टेल जोड़ेंगे रिजल्टेंट में, और हेड टू हेड जोड़ेंगे। किसी को नहीं समझ में आना तो देखो, अगर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाता है ना, ये इस तरह का पैटर्न अगर आपको मिल जाता है, टेल टू हेड, है ना, टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड, ठीक है। देन आपको जो भी इस आपने ऐसा पैटर्न पकड़ लिया, ये वाला ऐसा टेल हेड वाला, देन आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट लाइन खींचिए, मतलब ये वाली, देन हेड टेल को टेल से जोड़ दीजिए, और इधर हेड बना दीजिए, क्योंकि हेड टू हेड जुड़ेगा, टेल टू टेल जुड़ेगा, रिजल्टेंट आपका। तो इधर क्या हो जाएगा आपका कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी गिव्स यू वेक्टर बी, ये हो गया बस। अब तो इतने क्वेश्चन कर लेंगे, सब तो आ गया होगा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए हम निकालेंगे, अब जो हमने रिजल्टेंट निकाला है, ये ए और वी वेक्टर का सी जो रिजल्टेंट निकाला है, उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने बता तो दिया कि आपका जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आपका होता है रिजल्टेंट सी वेक्टर आ तो गया, बट इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, सी को डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्ट प्लस नहीं करेंगे। डायरेक्ट प्लस कर दिया तो आपको अंडा मिलेगा, अंडा के साथ एक नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, ठीक है।
तो अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका हमने इस तरह से एक ए वेक्टर बना लिया है, एक बी वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर शुरू हुआ देन खत्म हुआ, उधर से जहाँ ए वेक्टर खत्म हुआ, उधर से मैंने आपका बी वेक्टर स्टार्ट कर दिया। और जहाँ आपका बी वेक्टर खत्म हुआ इधर आपका बी वेक्टर, अब जहाँ से ए वेक्टर स्टार्ट करा था और जहाँ पे बी वेक्टर खत्म हुआ, इन दोनों को मैंने जॉइन कर दिया। अब ये भी लास्ट आंसर जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है? तो ये मुझे मिल गया आपका सी रिजल्टेंट, इन दोनों का सम, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का, ठीक है? तो अब मुझे ये बताइए, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो करेंगे कैसे? तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? वैसे तो ये इतना जो हमने डेरिवेशन करा है, आपका काम का सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें। एक बार सुन लो, अगर समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे समझ में आ जाएगा, वो कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है कि समझ ना पाए। स्टिल अगर फिर भी नहीं आता, आपको सिर्फ ये 2 रिजल्ट याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन करके ले जाओगे वेक्टर के, मतलब जितना इससे रिलेटेड है, हम कराएँगे, ठीक है? तो इसको हम कैसे निकालें? इसका सी जो रिजल्टेंट है, वो कैसे आएगा? मैंने क्या करा, आपका जो वी वेक्टर था, उससे एक परपेंडिकुलर ऐसे करके मैंने खींच ली नीचे। आपको पता होना चाहिए कि दोनों आपका ए वेक्टर ये है, आपका बी वेक्टर ये है। अगर मैं इस ए को यहाँ पे ऐसे करके ले आऊँ, तो जो टेल टू टेल मिलेगा वो इन दोनों ए और बी के बीच का एंगल होगा। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कैसे फाइंड करना है एंगल, कि आपको पहले कहाँ गया? टेल टू टेल या फिर पहले हेड टू हेड जोड़ना चाहिए उन दोनों के बीच का एंगल, तब आपको मिलेगा। ठीक है? ये बात हो गई। तो ये किसके, ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है? आपका ए एंड बी के, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है। ठीक है? ठीक है। छोड़ो इस बात को। मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैंने क्या करा, मैंने परपेंडिकुलर खींच ली, ठीक है? इतनी। और फिर मैंने कुछ नेम दे दिए, इधर मैंने ओ दे दिया नेम, इधर मैंने ओ दे दिया, इधर पी दे दिया, इधर आर दे दिया एंड इधर क्यू दे दिया। ठीक है? ठीक है। क्या ये परपेंडिकुलर है तो मैं इधर कुछ साइन कॉस थीटा कुछ लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ। मुझे ये वाली हाइट चाहिए, मुझे ये वाली हाइट चाहिए। क्या मैं इसमें क्या करूँ ऐसा जो मुझे हाइट मिल जाए? देखो, पी क्यू आपकी क्या है ये थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा से देखो ये बेस पर है और ये आपकी क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो मैं ऐसा कौन-सा कॉस लगाऊँ कि साइन लगाऊँ? कॉस अपॉन, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आपका कॉस, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उधर? कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका पी क्यू अपॉन योर बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन में सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये मुझे मिल गया, ठीक है? देखो डेरिवेशन नहीं है, देख लो एक बार को, कुछ नहीं जाता समझ में आ जाएगा, करना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो उससे काम हो जाएगा आपका, इससे। ठीक है? इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, एक बार देख लो कुछ नहीं जा रहा। ठीक है? फिर हमने कहा कि अब मुझे ये परपेंडिकुलर बता दीजिए कितना होगा? देखो ये जो पी की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? पी क्यू की वैल्यू इधर से अगर कैलकुलेट करते हैं, आपकी पी क्यू की वैल्यू आ जाती है बी कॉस थीटा। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपका आर क्यू की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो कैसे निकाल दिए? साइन थीटा आ जाएगा उधर, कि साइन थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो आर क्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है? बी। देखो हाइपोटेन्यूस एंड ये आपका परपेंडिकुलर साइन हो जाएगा, साइन थीटा। तो मैं इधर से क्यू आर क्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है जी, ठीक है। ये दोनों मेरे पास आ चुके हैं, ये ठीक है, ये और ये। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे हाँ अभी रुको, ये आपको पता चल गई ये चीज, एक तो आपको क्या पता चली है, एक ये पता चली है, एक ये पता चली है। तो क्या मैं इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ? किसमें? ट्राइंगल ओ क्यू, नहीं आर ओ क्यू में, आर क्यू ओ में यार, आर क्यू ओ में, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम आर क्यू ओ में मैं पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकती हूँ। उसमें क्या कर सकती हूँ? ये कर सकती हूँ कि आपका जो कि ये आपका पाइथागोरस ये है ना हाइपोटेनियस, और ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू योर सी का स्क्वायर, मतलब सी, ये आपका सी वेक्टर है ना, तो इसको मैंने कह दिया हाइपोटेनियस। तो मैं कैलकुलेट करेंगे, जो भी कैलकुलेट कर आके इधर हमने रखी वैल्यू, आपका ये जो पूरा बेस है वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस ये क्या निकाला था हमने? पी क्यू का है आपका बी कॉस 30 एंड ये आपका परपेंडिकुलर कितना आया था आपका आर क्यू, वो आया था साइन बी साइन थीटा। ये आया था आपका पी क्यू बी कॉस थीटा, और ये जो आपका आर क्यू आया था बी साइन थीटा। तो इसको और इसके रख दीजिए, सी स्क्वायर की आपका थीटा है, वो हाइपोटेनियस है, सी वेक्टर आपका हाइपोटेनियस। अब इसको इक्वल रखिए, इसको सॉल्व करोगे आप, इधर देखोगे पूरा सॉल्व करा के, इसको आपको कोई लोड नहीं लेना, मैं बता दे रही हूँ। फिर भी ये आप करोगे, इसका खोलो, स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे आप तो ए का स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये ठीक है। देन बी साइन थीटा हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर साइन थीटा, देन इक्वल्स टू माई और सी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने बस वो पाइथागोरस थ्योरम लगाई है इसमें। देन इसको हमने इतना सॉल्व करा, इधर से आप ये इधर बी आपको बी स्क्वायर साइन थीटा मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इसमें मिल जाएगा आपको बी स्क्वायर कॉस थीटा, ये दोनों उसमें से आप बी कॉमन ले लेंगे तो इसमें ये चीज बन जाएगी आपकी 1। देखो, तो आपको जो नेट चीज आ जाती है सी, आपका जो कि रिजल्टेंट है जो हमें चाहिए वो निकालेंगे कैसे? आपका ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। कैसे निकालोगे? मतलब ये जो हमने इतना फालतू का बकवास करी है, बकवास नहीं है यार, पढ़ाई है हमारी।
तो ये जो ए वेक्टर था आपका और बी वेक्टर था, हमारा कोई काम का नहीं है, हमें लेना देना सिर्फ एक ही चीज से है, दैट इज दिस। एंड ये आपका सी वेक्टर। अब यही सी वेक्टर हमने कैलकुलेट करके निकाला है कि क्या सी इक्वल्स टू में आपका ए का ये जो है ना इसको हमने इसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको मैंने ए मान लिया, इसके मैग्नीट्यूड ए को। सेम इसके मैग्नीट्यूड को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ और इसको मैंने बी मान लिया। सेम मैं इसके मैग्नीट्यूड को सी इक्वल सी मान लिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड है ये। इधर जो अंदर ए का स्क्वायर है ये ए का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये भी सी का मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट है ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ठीक है। प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा ये किसके बीच में, ये जो थीटा है वो किसके बीच में, ए और बी एंगल के बीच में ये थीटा है। जब आप इसे शिफ्ट करेंगे इसको, एक मिनट, इसको आप जब शिफ्ट करेंगे इधर लेके आएंगे, ये इन दोनों के बीच का थीटा है। बस इसमें यही है। अगर मैं कहूँ नहीं समझ में आया, छोड़ो इसे, बिल्कुल मत समझो इसे। आप मुझे बस ये बता दीजिए, ये चीज पढ़नी आनी चाहिए कि मैंने कह दिया आपके पास कोई एक वेक्टर है ये, फिर एक कोई वेक्टर है ये, और उनके बीच का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट ये सी वेक्टर, ये आपका वी और ये ए, और इसमें ये एंगल कुछ थीटा, ये रहा। ये एंगल क्या है, ये थीटा कौन किन के बीच में है, ये थीटा आपका ए और बी के वेक्टर के बीच में है। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहले मैंने क्या बताया आपको कि इस वी वेक्टर को मैं इस तरह से लिख दूं और इसको मैं कह दूं वी के इक्वल, ये मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, मैग्नीट्यूड है ऑफ वी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर ये हो गया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इस तरह से लिखते हैं तो मैंने उसे ए मान लिया। वही मैंने इसके सी के मैग्नीट्यूड के वेक्टर को इस तरह से लिख दिया और इसको मैंने सी मान लिया। वही गलती करी नहीं, मैंने मान लिया ना। अब जो भी आंसर आएगा ये सी वो आया है आपका अंडर रूट में ए का स्क्वायर, जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है ये, प्लस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी मैग्नीट्यूड है दोनों के दोनों, cos थीटा। ये आपका आंसर, ये रिजल्ट है। कम से कम इसे 2 4 5 बार लिख के देखो, इसको याद हो जाना चाहिए। और इसे इस तरह से ही लिखना कि कोई वेक्टर आए समझो तो सही कि कौन सा वेक्टर कहाँ लगाना है, कि कौन सा ए है कौन सा बी है और कौन सा सी है आपका, कि क्या पता रिजल्टेंट ही नहीं पता कर पा रहे हैं। इसलिए तो ये चीज पढ़ी थी हमने, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तरह से करना, कम से कम 5 टाइम्स तो लिख के देखना। ठीक है। एंड अब एक चीज और आती है, ये रिजल्टेंट और आपके वेक्टर ए के बीच में एंगल क्या है वो बता दीजिए। इसका डेरिवेशन कुछ इस तरह है, मैंने कह दिया आपसे कि ये पूरा आप एंगल देखिए, ये पूरा एंगल देखिए आप, कौन सा एंगल, क्यू आर क्यू ओ, ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल देखो। क्या मैं इसमें आपको 10 30 लगा दूं, सॉरी 10 30 यानी 10 अल्फा, मतलब ये अल्फा है तो 10 अल्फा की वैल्यू उधर क्या हो जाएगी, यही तो निकालना है मुझे, ये अल्फा। तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर क्यू, जो कि हमने निकाला था, क्या आया था आर क्यू बी साइन थीटा निकाला था, ये रहा इधर। ठीक है। एंड ये नीचे बेस कितना है आपका, ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा पी क्यू, बी कॉस थीटा निकाला था पी क्यू, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आपको 10 अल्फा मिल जाएगा इधर, 10 अल्फा मिल जाएगा इधर। बस ये है 10 अल्फा मिल गया आपको इधर। क्या है एक बार पढ़ो, जो आपका वी वेक्टर है, वी वेक्टर साइन 30, वी वेक्टर नहीं है मैग्नीट्यूड है इधर। ठीक है, बी साइन 30 अपॉन ए प्लस बी कॉस 30, ये क्या आ गया आपका, ये जो ए वेक्टर है और सी वेक्टर के बीच का एंगल आ गया है, जो कि 10 थीटा हमने माना है। अल्फा, अल्फा किसके बीच का एंगल है, ए और सी के बीच का एंगल है। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है, पूरा यही है। आप इसको याद रखिएगा। देख लो, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका वी वेक्टर, ये रिजल्टेंट आपका सी। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल गया। इन दोनों के ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा, 10 अल्फा से हमने इस तरह से निकाल दिया। बस ये 2 चीज याद रखिए। ये आपको कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, रिजल्टेंट इसका ये आपका काम कर जाएगा। बस कि आपको एंगल पता होना चाहिए इन दोनों के बीच का, एंड आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए अपने रिजल्टेंट का। ठीक है, सी। अब ये जो सी आपका पता है कि मैग्नीट्यूड है आपके रिजल्टेंट का, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ये कह दे मुझे ए और बी के बीच का एंगल बताइए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा। ये जो है ना, ये आपका अल्फा 10 अल्फा, ये ए और सी के बीच का, ए और सी के बीच का ये फॉर्मूला मत लगा देना। आपका जो थीटा है वो थीटा इधर से निकलेगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, देन थीटा पूछ लेगा, या फिर आपको 10 थीटा भी दे सकता है, देन कैलकुलेट करने को कह देगा, वो हम आगे देखेंगे। अगर आपको पता है ये चीज कैलकुलेट करवाएगा थीटा, तो आपको ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करवाएगा। आपको मैग्नीट्यूड देगा ए का, मैग्नीट्यूड बी का भी देगा और सी रिजल्टेंट भी देगा आपको, देन कहेगा थीटा क्या है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। परपेंडिकुलर हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर तो उसे ऑर्थोगोनल कहते हैं। चलिए तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। हमने कहा आपसे जो आपका ए वेक्टर है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो आपका ए वेक्टर है और इन द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, मान लीजिए ए वेक्टर है और रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ये इस तरह से आपका रिजल्टेंट,
ये परपेंडिकुलर है आपके ए के, तो ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर मैंने ये लिख दिया मान लीजिए। तो वो कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो कि आपका रिजल्टेंट ए और बी मतलब जो आपका सी वेक्टर है परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के। अरे यार कहाँ आ गए, ए वेक्टर के। तो अब आप क्या इससे यूं आपका ये रहा ए वेक्टर, ये रहा आपका सी वेक्टर, परपेंडिकुलर कर दिया आपने। अब बाकी बचा बी वेक्टर कैसे बनाओगे, इधर यूं इस तरह से बना दो। अब बताओ टेल और हेड कैसे बनाओगे, इससे ले लेती हूँ डिफरेंस पता चले। टेल कहाँ बनाओगे बताओ, टेल इधर ही आएगी, देखो इधर टेल देन हेड, फिर टेल देन हेड, यूं बी, आपका बी वेक्टर यूं हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ए। मैंने ए और बी वेक्टर के रिजल्टेंट को सी वेक्टर मान लिया है और मैं कह रही हूँ अब ए वेक्टर मैंने कुछ ऐसे बनाया, ये रहा, उस पर मैंने परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया आपका सी वेक्टर, ठीक है। अब ऐसे ज्वाइन कर दीजिए आप ए और बी को, सॉरी ए और बी कह रही हूँ, आप रिजल्टेंट और ये ए को कैसे ज्वाइन करोगे, टेल हेड, इस तरह से, बस हो गया। Question 2. If two vectors of magnitude 10 and 20 are such that angle between their इनके बीच का जो एंगल है वो 60 है, तो बताइए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मतलब हमसे सी पूछ रहा है, एंड द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद स्मॉलर वेक्टर। चलो पहले ये छोड़ो, ये वाला करते हैं, है ना, देन इस पे समझते हैं। आपका एक ए वेक्टर है जो कि 10, जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और दूसरा वी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60। तो हमें बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। क्वेश्चन समझ के ये नहीं पता चल रहा कि आपका कोई ए वेक्टर है, ठीक है, देन कोई आपका वी वेक्टर है इस तरह से, और ये 60। अब कोई बोलेगा इधर क्यों 60 बनाया बेटा जी, फिर अभी कितने 7-8 मिनट पहले ही हमने बताया ये इस तरह से होगा, तो इनके बीच का एंगल इस तरह से आएगा। एंड आप रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, एक लाइन खींचिए सीधी, हम गया भाई, एक लाइन खींचो सीधी और ये बन गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है ठीक है। तो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका वी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको जो दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड आपको 20 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड जो आपको दे रखा है वो 10 दे रखा है, तो हमसे इसका सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या होगा, क्या होगा बताओ। अब क्या वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लगाइए आप ए का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 20 है जो कि, एंड प्लस 2 ए 10 है आपका, बी आपका 20 है, एंड cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बताना तुम्हें, वो हाफ होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, cos 60 की वैल्यू। अब इसे आप पूरा सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देखो यही करा है हमने कुछ या कुछ गलत करा है बताओ, यही करा है। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, ठीक है जी। कह रहे हैं कि एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, मतलब जो आपका सी वेक्टर था अभी हमने जो निकाला है वो एंगल कितना बना रहा है स्मॉलर वेक्टर से। अब ये स्मॉलर वेक्टर कौन सा है, ये है कि ये है, ऑब्वियसली जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है वो स्मॉलर वेक्टर होगा, मतलब ए वेक्टर से वही tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। क्या था tan अल्फा वाला फॉर्मूला, कि आपका जो tan अल्फा है वो कैसे निकालते थे हम, आपका b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, क्योंकि थीटा आपको गिवन है दैट इज योर 60, है ना, एंड देखो थीटा ये नहीं गिवन, अभी हमने बनाया, ये रहा कहाँ, ये रहा 60 गिवन है हमें थीटा, एंड tan अल्फा हमें तो निकालना ही निकालना है, b हमें पता है 20 है, चलो रखते हैं 20 इंटू में आपका 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस a आपका 10 है, एंड b प्लस b आपका 20 है, इंटू में cos 60 की वैल्यू हाफ, तो ये आपका 10 20, तो 20 तो रूट ये जो आ गया ना आपका 20 √3/2 और इंटू में 20, तो ये कटा आपका जो आया है, देखो एंगल 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 here tan अल्फा इक्वल्स टू √3/2। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इधर थी और कुछ इसमें, ये रिजल्टेंट तो हमें पता ही चल रहा है, मैं रिजल्टेंट निकालना पहला, जिसमें पहला पार्ट है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद स्मॉलर वेक्टर। इसमें बस इतना बताना है कि जो आपका रिजल्टेंट है स्मॉलर वेक्टर मतलब 10 से कितना एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब यही था जो आपका ए एंगल है और सॉरी आपका जो ए वेक्टर है और सी वेक्टर है उसके बीच में जो हमने अल्फा tan अल्फा करके निकाला था ना, वही वैल्यू आप वो फॉर्मुला लगाइए आप और उससे निकालिए प्लस बी कॉस थीटा, बस यही करना है, ठीक है। आपके आगे दो लास्ट नहीं 3 लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आपका ए वेक्टर 10 है, मैग्नीट्यूड सॉरी ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है और थीटा भी आपको दे रखा है। अब सुनो, कह रहा है इफ बी बिकम ट्वाइस, अगर बी वेक्टर को मैं 2 गुना कर दूं एंड देन ए को ऐड कर दें, मतलब कि मतलब ए और बी वेक्टर को जब मैंने बी वेक्टर को 2 गुना करा देन इन दोनों का सम करा, मतलब जो अब रिजल्टेंट आएगा वो न्यू रिजल्टेंट कितना आएगा। कुछ बच्चे ये ना समझ लें इस बात को कि इफ बी वेक्टर बिकम ट्वाइस, अगर मैंने बी वेक्टर को 2 गुना कर दिया एंड ऐड टू ए वेक्टर, और मैंने ए वेक्टर इसमें ये क्या समझेंगे, मैंने ए वेक्टर मतलब
बी को 2 गुना कर दिया, बी 20 था, ठीक है 40 हो गया। एंड ऐड ए वेक्टर का है, अच्छा प्लस 10 भी कर दो इसमें कि इधर ए वेक्टर है। बेटा जी ये नहीं कह रहा, इसमें ये कह रहा है कि आप अब जो न्यू बी आया है, अब उस वेक्टर को न्यू जो आपका बी वेक्टर आया है वो आप ऐड कीजिए ए वेक्टर के साथ, मतलब कि वो रिजल्टेंट जानना चाहता है आपका न्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। क्या अब आपका जो ए जो न्यू था वो तो है, वो जो ए था पहले का उसमें कोई चीज नहीं है, 10 का 10 रहेगा। जो आपका बी है वो बी हो चुका है 40, क्यों? पहले 20 था, क्वेश्चन ने क्या कहा, मैंने इसको ट्वाइस कर दिया, मतलब मैंने 40 कर दिया, तो आपका जो ये न्यू बी है वो 40 हो चुका है। अब जो न्यू सी आएगा, क्या आप इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको थीटा भी गिवन है, आपको दोनों के दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है, आप क्या ये नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है जी। अब आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अरे नहीं, अरे अरे अभी तो बचा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कैसे कह दिया मैंने, सॉरी। हाँ जी, ये हमने कह दिया कि मैं अब आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ए एंड बी वेक्टर्स इज 5 न्यूटन। अब आपको रिजल्टेंट दे दिया है कि 5 न्यूटन इन दोनों को, इन ये दो वेक्टर ए और बी वेक्टर है, मैंने उनका सम करा, मतलब मुझे रिजल्टेंट मिल गया मैग्नीट्यूड का, जो कि आपका 5 न्यूटन। नहीं समझ में आएगा पढ़ो ना, अगर कैसे समझ नहीं आएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ टू फोर्स ए एंड बी, उनका मैग्नीट्यूड टू फोर्स के रिजल्टेंट का आपको 5 दे रखा है, मतलब सी दे रखा है ये आपको इधर। ठीक है, इफ इफ जो आपका ए है वो आपका 5√3 न्यूटन है और बी आपका इतना है, तो देन मुझे एंगल बता दीजिए ए और बी का। मैंने क्या कहा था आपसे इधर कि अगर आपसे इधर एंगल पूछेगा ए और बी के बीच में, तो ये इस इक्वेशन को देगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पूछेगा, आपको सी दे देगा, आपको ए दे देगा, आपको बी दे देगा और थीटा पूछेगा। अब क्या इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते? आप 5 पुट कीजिए, आपको 5√2 5 कितना है, √3 आएगा ए की वैल्यू 5√3 है, देन पापा फिर बेटा पुट करो इधर वैल्यू रखो। अच्छा, अब ये चीज आ गई, मैं कह रही हूँ आपने पुट करा और एंगल निकाल लिया, यहाँ तक पहुंच गए आप। कॉस थीटा आपका आ गया माइनस, देखो इतना आप कर सकते हो, जहां पे आप फंसोगे मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब आपने निकाल लिया, जो आपका कॉस थीटा आया है वो आया है -√3/2। ठीक है, -√3/2। तो अब मुझे बताइए इसको कैलकुलेट करो कैसे बताओगे। -√3 कॉस आया आपका -√3/2, तो इसका मतलब क्या है? एक तो बेटा ये आपका हो सकता है, एक तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब सुनो, बहुत बच्चे इधर कंफ्यूज हुए थे कि ये जाएगा तो जाएगा किस क्वाड्रेंट पे, ये आपका 0 होता है, ये आपका 180 होता है। ठीक है बेटा जी, ये जाएगा तो जाएगा सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी मैं तब कितने अच्छे से बता रही थी, हमेशा जो एंगल वेक्टर बनेगा आपका, दो वेक्टर्स के एंगल्स में हमेशा आपका 0 से लेके 180 के बीच में बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। इधर नहीं जाएगा, वो इधर ही होगा, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि नेगेटिव है वो, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। समझे या नहीं समझे भाई? मैं ये कह रही हूँ, अगर नहीं समझे एक और बार समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं कह रही हूँ आपसे, आपके ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और cos पॉजिटिव होता है। cos पॉजिटिव है तो मतलब ये दोनों होंगे नहीं, और ये तो होगा ही नहीं ना। देखो क्या बताया था आपको, जो भी दो वेक्टर्स के एंगल, दो वेक्टर्स होंगे उनके बीच का एंगल 180 हो सकता है या फिर उससे कम, 0 से कम नहीं हो सकता। एक मिनट, ये इस तरह से, एक मिनट ये हटो भाई। आपका जो थीटा है वो 180 से ज्यादा नहीं हो सकता दो वेक्टर्स के बीच में, एंड सॉरी, एंड आपका थीटा 0 डिग्री से क्या ही कम होगा, है ना? तो इससे कम तो थीटा इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो मतलब इसमें होगा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपका कॉस थीटा जो आया वो नेगेटिव आया है, तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मैं ऐसा, अब देखो एक बार सोचो, अब -√3 आया, √3/2 आया है, माइनस को भूल जाओ अभी के लिए। √3/2 कितना होता है कॉस में? अगर √3/2 देखें कॉस में, कब कौन से थीटा पे मिलता था याद करो, 30 पे, 30 पे मिलता नहीं था। तो ये तो पॉजिटिव में हो गया, नेगेटिव में कहाँ मिलेगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपके 180 और 90 से ज्यादा होगा, तो वो कहाँ मिलेगा बताओ? -√3, यार ये तो वो वाला ही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मैं बताऊंगी 150 पे नहीं मिलेगा क्या इधर? इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ, अगर कोई कहे कि दीदी इधर भी तो -√3 आ सकता है, तो बेटा जी एंगल 80 से 180 से ज्यादा बड़ा होना ही नहीं चाहिए, मैं इधर ये बताना चाह रही हूँ। इधर 180 से एंगल बड़ा होगा ही नहीं। ये सब जो तामझाम कराए ना, इतना क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इधर जो एंगल आया वो आपका नेगेटिव आया। अब कोई सोचेगा हाँ कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ सकता है, क्यों? और फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता ही होता है, क्योंकि बेटा जी दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर के एंगल के बीच में जो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो कभी हमेशा 0 डिग्री से ज्यादा और 180 या फिर 180 से कम होता है, जो कि यहाँ तक मिलेगा आपको, क्योंकि आपका ए पॉजिटिव, ए में सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका
साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ, तो कॉस इधर नेगेटिव मिलेगा, इसलिए 180 में से 30 माइनस कीजिए 150 पाइए। अब मैं इधर बढ़ती हूँ आगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। बस यही मेरा कंसर्न था, इधर कोई ये ना सोच ले कि इधर भी तो आ जाएगा कि आप दीदी 1 2 1 0 डिग्री पे भी हमारा कॉस 1 माइनस √3/2 होता है, ये क्यों नहीं हुआ? वही वही चीज़ बताना चाह रही थी बेटा कि आपका जो एंगल होते हैं हमेशा, आपका जो एंगल होता है 180 से ज़्यादा नहीं होगा, 180 के इक्वल हो सकता है, 0 डिग्री के इक्वल हो सकता है, 0 डिग्री से कम नहीं हो सकता वो एंगल, बस ये चीज़ ज़्यादा, ये ध्यान रखिए। सेम अब ये क्वेश्चन करके ले जाओगे, ये वाला करते चलो। इफ टू वेक्टर ए एंड बी हैव अ सेम मैग्नीट्यूड x, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज योर x, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इफ एंगल बिटवीन इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। मैंने कहा आपसे, आपका एक वेक्टर ए ये रहा और बी वेक्टर मान लीजिए कुछ ये रहा, ये दोनों दिख ही नहीं रहे इक्वल, ये रहा और ये कुछ ऐसे और ये इसका x है मैग्नीट्यूड, इसका भी कुछ x है और इनके बीच में थीटा है। तो अगर मैं एंगल वेरी करती जाऊं, मैंने माना कि एंगल ठीक 0 रख दिया, फटाफट याद करो, इसमें पुट करके खुद देख लेना कि अगर मैंने 0 रख दिया रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट निकालने के लिए, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो मैं कैसे करूंगी? आपको अगर 0 रख दिया मैंने डिग्री, तो इधर 0 रखिए, 2x आ जाता है। मतलब क्या हुआ इधर बेसिकली देखो, ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये 0 हो गया, दोनों के दोनों पैरेलल आ गया और दोनों के दोनों सेम हैं, दोनों के दोनों सेम हैं, तो प्लस हो गए ना, दोनों के दोनों सेम है ना, तो इसलिए प्लस हो गए 0 डिग्री पे, इसलिए 2x आ गया। अगर मैंने 60 रख दिया, थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में 60 रख दी, तो बताइए अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? x√3 आएगा। कैलकुलेट करो, x√3 आएगा। ये ना याद करके रखना, एक तो 60 वाला, एक 120 वाला, बहुत बहुत जगह यूज होगा आपका, ये बहुत बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। 90 वाला तो सिंपल बन जाएगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी, तो आप निकालते रहोगे इसको, जो कि x√2 आ जाएगा, जो भी होता है, ठीक है। अगर मैंने कहा आपका दो वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल इस तरह है 120, तो बताइए इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे आएगा, क्या आएगा बेटा? जब 120 ऐसे एंगल से होता है ना, इन दोनों का x x और 120 हो, तो इनका रिजल्टेंट भी सेम आता है, x ही आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? मैंने कहा आपके पास दो वेक्टर ए एंड बी हैं जिनका मैग्नीट्यूड x है, इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड x है, तो मैंने थीटा वेरी करती जा रही हूँ, थीटा 0 पे हमने देख लिया 2x होगा, थीटा 60 पे देख लिया x√3 होगा, थीटा 90 पे देख लिया कि x√2 होगा, x सॉरी x कह रही हूँ, थीटा थीटा 120 पे देख लिया कि आपका जो c आएगा वो x आएगा। अब 180 पे जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आपका 0 आएगा। इधर सम अप करते हुए कि मैंने कहा आपके पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड x है, दोनों के दोनों वेक्टर का, और बताइए मैं थीटा वेरी करती जा रही हूँ, क्या आएगा आपका रिजल्टेंट? 0 डिग्री पे 2x, आपका रिजल्टेंट वो 60 डिग्री पे x√3, 90 डिग्री पे x√2, रिजल्टेंट आपका 120 डिग्री पे x, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 60 और 120 वाला, एंड 180 डिग्री पे आपका कितना रिजल्टेंट आएगा? 0 आएगा, घंटा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये एक लास्ट क्वेश्चन भाई हमारे इस लेक्चर का, कि हम आपसे कह रहे हैं इसमें कि टू वेक्टर हैं ए एंड बी जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि ए है, कि क्या मतलब मैं अगर बनाना चाहूँ एक आपका ए वेक्टर इस तरह से और बी वेक्टर, अच्छा थीटा एंगल निकालने को कह रहा है ना, एंगल निकालने को, चलिए जी, तो ये आपका कुछ ऐसा वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच का हमें अभी देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। आपका एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड ए दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। अब कह रहा है रिजल्टेंट हैज मैग्नीट्यूड आर, अब उस रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है, उसको हमने आर कह दिया, इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर है, ठीक है। नाउ हम बी वेक्टर को डबल करते हैं, इस बी वेक्टर को हमने कर दिया डबल, मान लीजिए ये वाला मैंने ए मान लिया, इसको मैं बी मान रही हूँ और मैंने कह दिया इसको डबल कर रही हूँ मैं, तो इसको कर दिया डबल, ये लो डबल हो गया, ठीक है। अब ए को ए के साथ प्लस करती हूँ, मतलब कि ए वेक्टर और बी, अरे भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैंने प्लस करा, मतलब मुझे अब इनका रिजल्टेंट चाहिए, जो कि रिजल्टेंट आया इस बी को डबल करने के बाद वो आपका आता है a√3। तो अब मुझे बताइए ए और बीच के बी, ए और ए वेक्टर के बीच में और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल रहा? आपके पास देखो वही क्वेश्चन आ गया लौट करके, ये आपके पास गिवन है सी, मतलब आपके पास ए दोनों गिवन है, एक अब हाँ, बट जो आपका वेक्टर ए है वो आपका ए है ना, और मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब 2a हो चुका है बेटा जी, क्वेश्चन देखो, तभी तो आपका जो न्यू रिजल्टेंट आया वो a√3 आया है। अब इस पे आप पुट कीजिए, निकालिए वैल्यू, माइनस रूट देखो जो आपकी थीटा की वैल्यू आ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू -1.2 आ रही है, इतना आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से, वैल्यू भी मैंने बता दी है, और सी की वैल्यू इधर गिवन है आपको, वो ये रही सी की वैल्यू, ये है आपका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, ठीक है। तो ये मेरे को कंसर्न करना है इस पे, जो कि अभी इतनी देर मैंने आई गेस 5-10 मिनट इधर बिगाड़े हैं, 5 मिनट बिगाड़े मैंने यही इस चीज पे, कि आपका जो एंगल होगा, आप इधर अगर कोई कहे कि मुझसे -1/2 एंगल कॉस का आपका इस पे भी मिलता है, 240 पे भी मिलता है दीदी ये, तो आपको नहीं, दो बीच के एंगल में जितना आप छोटा एंगल ले सकते हैं वो लीजिए, दो वेक्टर के बीच में जितना छोटा एंगल ले सकते हैं वो 120 होगा इसका आंसर। अब न्यू वेक्टर देखो,
इधर से पहले मैं एक क्वेश्चन है खुद से कर लेना कि इधर से आप पहले आपने एंगल निकाल लिया, ठीक है। जो पहले आपके दो ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड पहले क्या था, वो इधर रख के और एंगल रख के इधर जो आ रहा है ओल्ड वाला उसे निकालना, न्यू वाला आपको गिवन है, इन दोनों का रेशियो मुझे कमेंट करना। बेटा 120 ही आया है, 120 और 120 में अगर दोनों के दोनों सेम है, आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और 120 डिग्री पे है, ये आपका जो ओल्ड वाला आएगा ना वो ए ही आएगा, इधर ए ही आएगा और न्यू वाला दे रखा है आपको आएगा। एंड ये जो आपका आया है ये रूट ए से ए गया, इसका रेशियो आ गया √3। बस ये हो गया, थैंक यू।